पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति कर ली थी। आज हम ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास देखेंगे। ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का विकास हुआ, थोड़ा सा हम प्राचीन काल में भी देख लेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद फिर ब्रिटिश काल में करेंगे। तो प्राचीन समय में भारत में अगर शिक्षा का विकास देखा जाए तो प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा के प्रति बड़ा सजग रहा है भारत। और प्राचीन काल में हमको तक्षशिला विश्वविद्यालय दिखाई देता है, जहाँ से चाणक्य ने पढ़ाई की थी, यहीं से जीवक ने पढ़ाई की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं शिक्षा ग्रहण की थी। इससे भी प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो भारद्वाज आश्रम का वर्णन मिलता है, जहाँ पे कि गुरु द्रोण और ध्रुपद ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो इस तरीके से प्राचीन काल से ही शिक्षा का भारत में बड़ा महत्व रहा। बाद में गुप्त काल तक शिक्षा अपने चरम पर पहुंच गई, चाहे वो गणित का क्षेत्र हो, रसायन का क्षेत्र हो। अब गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय बाद में अपने चरम पर पहुंचा ये हर्ष के काल में, और ये कहा जाता है कि इसमें अलग अलग विभाग होते थे, चाहे गणित हो, रसायन हो, चिकित्सा हो, तो हर विषय के अलग अलग विभाग होते थे। और इसमें एक प्रवेश परीक्षा होती थी जिसमें 20% विद्यार्थी ही पास हो पाते थे। तो इस तरीके से शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन इसके बाद शिक्षा लगभग मंदिरों की जिम्मे ही रही। मंदिरों को गुप्तोत्तर काल में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास किया वो मंदिरों ने किया। मंदिरों को राजा लोग अनुदान दे देते थे, हालांकि इससे पहले भी अनुदान दिया जाता था। तो मंदिरों को अनुदान दिया जाता था और मंदिर ही शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करते थे। जब मुस्लिम यहाँ आए तो हम देखेंगे कि उन्होंने भी बहुत सारे मकतब और मदरसे स्थापित किए। जैसे मुगल काल में अकबर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया, शाहजहां के क्षेत्र में बहुत सारे मकतब मदरसे स्थापित किए गए। इसके समानांतर हिंदू पाठशालाएं जो थी, जिनको तौल और चतुष्पाठी कहा जाता था, तो इनके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा जो है उसमें राज्य सहायता करता था, लेकिन शिक्षा एक तरीके से निजी हाथों में ही होती थी। जब अंग्रेज भारत आए 1765 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी एक राजनीतिक संस्था बन गई। और जब राजनीतिक संस्था बन गई तो कंपनी की जिम्मेदारी भी हो गई कि भारत में शिक्षा का विकास करे। तो शुरुआत में तो अगर देखा जाए तो शुरुआत में जैसे इंग्लैंड में निजी हाथों में शिक्षा होती थी, तो कंपनी ने भी यही व्यवस्था की कि निजी हाथों में ही शिक्षा व्यवस्था छोड़ दी। तो यहां पे भी इसी तरीके का विकास किया कंपनी ने। 1772 में चार्ल्स ग्रांट ने एक पुस्तक लिखी कि ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति, एक टिप्पणी। तो इस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। तो इसमें आधुनिक शिक्षा की रूपरेखा दी गई थी इस पुस्तक में। तो इसीलिए चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। इसके बाद जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो वारेन हेस्टिंग्स ने पहली बार कुछ प्रयास किया शिक्षा के क्षेत्र में। वारेन हेस्टिंग्स का बड़ा लगाव भी था यहाँ की प्राच्य शिक्षा से, बंगला बोल लेते थे, अरबी फारसी जानते थे ये। तो इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में पहली बार थोड़ा प्रयास किया और इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। कलकत्ता मदरसा, इसमें अरबी और फारसी पढ़ाई जाती थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में। फिर बनारस के एक रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। बाद में बेलेजली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी जो आईसीएस अधिकारी हैं, जो असैन्य अधिकारी होते थे, तो उनको प्रोबेशन पीरियड में प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में 1806 में हेल्बरी में एक कॉलेज खोल दिया गया, तो इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो 1813 से पहले
शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुए वो बड़े ही नाकाफी रहे, चिटपुट विकास हुए। और 1813 से पहले अगर देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो विकास किया, सबसे ज्यादा जिन लोगों का योगदान रहा वो ईसाई मिशनरियों का रहा। और ईसाई मिशनरियों में भी डेनमार्की मिशन का सबसे ज्यादा योगदान रहा, जो डेनमार्क से मिशनरीज आई थी। और डेनमार्की मिशन में एक तो श्रीरामपुर त्रयी का नाम आता है, पश्चिम बंगाल में है श्रीरामपुर। तो श्रीरामपुर त्रयी का नाम आता है, जिसमें डॉक्टर वार्ड, डॉक्टर मार्समैन और डॉक्टर केरे, ये 3 लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो ये श्रीरामपुर त्रयी। इसके अलावा डेनमार्की मिशन के ही 2 लोग और थे जिन्होंने दक्षिण में शिक्षा के विकास के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, जोगेन वेल्स और ल्यूसा। तो जोगेन वेल्स और ल्यूसा ये 1706 से ही दक्षिण में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। तो डेनमार्की मिशन का सबसे ज्यादा योगदान रहा 1813 से पहले। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, तो 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार कंपनी ने ये माना कि भारतीयों को शिक्षित करना उनका उत्तरदायित्व है, और 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई शिक्षा के विकास के लिए। तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई भारत में शिक्षा के विकास के लिए। और यहां तक इसलिए भी किया गया क्योंकि अब मुक्त व्यापार की शुरुआत हो गई थी 1813 की चार्टर एक्ट से। तो अब यह जरूरी हो गया था कि जो पढ़े लिखे भारतीय होंगे वही ब्रिटिश माल को अपनाएंगे। दूसरी चीज की अब तक कंपनी का भारत में बड़े क्षेत्र में विस्तार हो गया था। अब कंपनी का प्रशासन चलाने के लिए बड़े पैमाने पे क्लर्क चाहिए थे, जो कि इंग्लैंड से इतने बड़े पैमाने पे आ नहीं सकते थे। तो ये जरूरी हो गया था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए और प्रशासन में छोटे दर्जे के जो कर्मचारी होते हैं उनकी पूर्ति की जा सके इनसे। तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई यहाँ पे। लेकिन ये 1 लाख रुपए खर्च नहीं हो पाए, क्योंकि अंग्रेजों में ही जो लोक शिक्षा समिति थी, तो उसके 10 सदस्यों में से 10 सदस्य थे इसमें, तो उसमें कुछ इसी में 2 गुट बन गए। एक आंग्ल समर्थक गुट था, एक प्राच्य समर्थक गुट था। एक गुट ये मानता था कि भारत में जो शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए वो भारतीय भाषाओं में ही भारतीय साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रिंसेप बंधु विल्सन। तो ये लोग, इन लोगों का ये मानना था कि भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य की शिक्षा दी जाए। दूसरा गुट जो था एल्फिंस्टन के नेतृत्व में, उनका ये मानना था कि नहीं, अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि अंतिम तौर पर भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में ही शामिल होना है, उसी व्यवस्था को चलाना है, तो जरूरी है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हों। यह विवाद 1835 तक चलता रहा और ये 1 लाख रुपया 1835 तक खर्च नहीं हो पाया। 1835 में लॉर्ड विलियम वेंटिक ने लोक शिक्षा समिति जो थी उसका अध्यक्ष बनाया लॉर्ड मैकाले को, और मैकाले को ये काम सौंपा कि इस समस्या का समाधान करें। ये मैकाले ये अंग्रेजी परस्त थे, तो इनका स्मृति पत्र आया 2 फरवरी 1835 को मैकाले मिनट आया, मैकाले का स्मृति पत्र आया, जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को मान लिया गया। तो यह विवाद यहाँ पे समाप्त हो गया, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को मान लिया गया और शिक्षा के क्षेत्र में फिल्टरेशन थ्योरी को अपनाया गया, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाया गया। इसमें यह था कि अंग्रेजों ने यह माना कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम सारे भारतीयों को शिक्षित कर पाएं, तो इसलिए यह कहा गया कि पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी और उच्च वर्ग से छन छन के शिक्षा निचले स्तर पर पहुंच जाएगी, निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो ये इसमें कहा गया। और फिर मैकाले ने मजाक भी उड़ाया था। मैकाले ने ये कहा था कि जो अंग्रेजी साहित्य की एक अलमारी जितनी होगी उतना भारत का पूरा साहित्य होगा। तो इस तरीके से अंग्रेजी को माध्यम मान लिया गया। मैकाले का यह भी कहना था कि भाई हम अंग्रेजी शिक्षा इसलिए भी लागू कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो हाड़ मास से तो भारतीय हो लेकिन हाव भाव से अंग्रेज हो।
तो यहाँ पे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। बाद में हार्डिंग के समय ये कहा भी गया था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, तो प्रोत्साहन भी दिया गया। भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ उसमें मील का पत्थर साबित हुआ 1854 में वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच ये इसमें एक बहुत लंबा चौड़ा भारत में शिक्षा के विकास के लिए खाका खींचा गया था। चार्ल्स वुड ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, तो इन्होंने ही भारत में शिक्षा के विकास के लिए ये प्रस्ताव दिया था और एक बड़ा विस्तृत खाका था। इसमें 100 अनुच्छेद थे इस वुड डिस्पैच में, तो 100 अनुच्छेद थे और इसमें एक व्यापक खाका खींचा गया, तो इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है इसमें जो प्रावधान किए गए या जो सिफारिशें की गई, इसमें एक तो ये किया गया कि माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ये कहा गया कि इसमें माध्यमिक शिक्षा से विश्वविद्यालयी शिक्षा की सिफारिश की गई थी, इस पे ज्यादा जोर दिया गया था। दूसरा ये कहा गया था कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। फिर ये कहा गया इसमें कि जो ब्रिटिश शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य है भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना। फिर महिला शिक्षा पे जोर दिया गया इसमें बहुत ज्यादा। एक सिफारिश ये की गई थी कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में भी जो तीनों प्रेसिडेंसी नगर हैं, बंबई और कलकत्ता, मद्रास, तो इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इसके अलावा प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किए जाएं। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए, तो ये कहा गया। इसके अलावा इंग्लैंड के तर्ज पे ही अध्यापक प्रशिक्षण शालाएं बनाई जाएं। तो ये सारा चार्ल्स वुड के डिस्पैच में ये सारी सिफारिशें की गई थी। बाद में 1855 में प्रांतों में लोक शिक्षा विभागों की स्थापना भी की गई और 1857 में जो तीनों प्रेसिडेंसी नगर थे यहां पे एक एक विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में जो अगला सुधार आया वो था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ये 1882 में आया जब लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। हंटर कमीशन में जो 1854 का वुड डिस्पैच था, तो वुड डिस्पैच की जो प्रगति हुई थी तो उसी प्रगति की समीक्षा करनी थी जो वुड डिस्पैच में सिफारिशें की गई थी। दूसरी चीज की हंटर कमीशन जो था इसमें केवल माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा की जानी थी, इसमें विश्वविद्यालयी शिक्षा की समीक्षा नहीं की जानी थी। हंटर कमीशन में यह कहा गया कि सरकार जो सिफारिशें दी गई कि सरकार ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दे, शिक्षा के विकास के लिए उपकर भी लगाया जा सकता है, प्राथमिक विद्यालयों को जिला बोर्डों के नियंत्रण में दे देना चाहिए। फिर माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य साहित्यिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा, तो साहित्यिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा हो, तो ये माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा ये कहा गया कि निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सरकार माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा से हट जाए। इससे पहले वुड डिस्पैच में भी ये कहा गया था, वुड डिस्पैच में भी ये सिफारिश थी कि निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए और यहीं वुड डिस्पैच में ही अनुदान पद्धति की शुरुआत की गई थी। तो यहां पे भी यही कहा गया कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से हट जाए। तो इस तरीके से ये हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन के बाद कर्जन के समय रेले कमीशन आया। कर्जन ने 1902 में रेले कमीशन का गठन किया। रेले कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ही 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया। इसके पीछे कारण ये था कि कर्जन का ये मानना था कि जो विश्वविद्यालय हैं ये क्रांतिकारियों के गढ़ बनते जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि विश्वविद्यालयों पर
सरकारी नियंत्रण हो। तो ये सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में इसमें दो भारतीय भी शामिल थे, एक तो गुरदास बनर्जी और दूसरे सैयद हुसैन बेलग्रामी। विश्वविद्यालय अधिनियम में यह किया गया कि जो विश्वविद्यालयों की सीनेट है उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई और सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को सीनेट के प्रस्तावों पर वीटो का अधिकार दे दिया गया। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ये विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद एक शिक्षा नीति पे सरकारी प्रस्ताव आया 1913 में। जो सरकारी प्रस्ताव आया 1913 में, उसके पीछे एक कारण तो ये भी था कि जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो नेता थे, ये बार बार ये मांग कर रहे थे, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग कर रहे थे। इससे पहले 1806 में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत कर दी थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये लगातार मांग कर रहे थे। तो जो सरकारी प्रस्ताव आया 1813 में, हालांकि इसमें ये तो स्वीकार नहीं किया गया अनिवार्य शिक्षा की बात, लेकिन ये कहा गया कि प्रांत ये प्रयास करें कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करें प्रांत। तो ये सरकारी प्रस्ताव था। 1917 में अगला जो कमीशन आया वो था सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन, ये जो सैडलर थे ये लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में ये कमीशन बनाया गया। इसमें भी दो भारतीय शामिल थे, एक तो डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और दूसरे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। सैडलर कमीशन को प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की समीक्षा करनी थी और इसको जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में उसकी समीक्षा करनी थी। इन्होंने 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम है इसकी बड़ी कड़ी आलोचना भी की। अब इसमें जो सिफारिशें दी गई, एक तो ये कहा गया कि जो स्कूली शिक्षा होनी चाहिए वो 12 साल की होनी चाहिए, यानी उच्चतर माध्यमिक के बाद ग्रेजुएशन में विद्यार्थी एडमिशन ले, तो 12 साल की शिक्षा होनी चाहिए। 12 साल की शिक्षा के बाद फिर स्नातक में प्रवेश ले। स्नातक ये 3 साल का होना था। फिर इसमें यह भी कहा गया कि एक माध्यमिक और एक उच्चतर माध्यमिक बोर्ड की स्थापना की जाए, बोर्ड बनाया जाए। एक महिला शिक्षा पे जोर दिया गया इसमें, और एक पर्दा विद्यालय की बात की गई। फिर इसमें एक और सिफारिश थी कि महिलाओं के लिए, महिला शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनाया जाए। तो ये सैडलर कमीशन में ये सारी सिफारिशें थी। सैडलर कमीशन के बाद 1929 में हर्टोग समिति आई। हर्टोग समिति ये फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में थी। इसमें भी प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया और ये कहा गया कि ग्रामीण स्तर पर जो प्राथमिक पाठशालाएं और माध्यमिक स्तर या एंग्लो जो वर्नाक्यूलर स्कूलों तक ही ग्रामीण स्तर पर यहीं पे विद्यार्थियों को रोक दिया जाए, यानी कॉलेज प्रवेश से रोका जाए विद्यार्थियों को, और माध्यमिक स्तर के बाद विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। तो ये हर्टोग समिति में कहा गया था। अगले जो प्रस्ताव आए शिक्षा पे, 1937 में वर्धा योजना आई। वर्धा योजना ये गांधी जी की योजना थी। गांधी जी का जो समाचार पत्र था हरिजन, तो हरिजन में इन्होंने इस योजना के बारे में बताया था, इस योजना का प्रस्ताव किया था। बाद में जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का पूरा ब्यौरा दिया और इसमें बहुत सारे शिल्पों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। तो गांधी जी की जो योजना थी ये विशेष तौर पे ये व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित थी। इसमें यह कहा गया था कि व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया जाना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए छात्रों को, ताकि शिक्षा के बाद जीविकोपार्जन के अवसर भी प्राप्त हो सके उनको। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था थी गांधी जी की, ये 1937 में जब चुनाव हुए प्रांतों में, और प्रांतों में अधिकतर जगह कांग्रेस की सरकारों का गठन हुआ, तो जो कांग्रेस शासित प्रांत थे
वहां पे इस योजना को लागू करने का प्रयास किया गया। हालांकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, इसलिए ये योजना अधर में ही रह गई। अगली जो शिक्षा पे योजना आई 1944 में, सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना में यह कहा गया था कि 6 से 12 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात सार्जेंट योजना में की गई। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की गई इसमें। तो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा का विकास हुआ, सार्जेंट योजना तक ये जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके बाद अब भारत की आजादी के बाद 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। तो राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। राधा कृष्णन आयोग ने अपनी सिफारिशें 1949 में दी और इसमें विशेष तौर पर विश्वविद्यालय शिक्षा पर फोकस किया गया था, उच्च शिक्षा पर फोकस किया गया था। तो ये कहा गया था कि भाई विश्वविद्यालय शिक्षा पे एक तो जोड़ दिया गया इसमें। दूसरी चीज की राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों में ये कहा गया कि जो परीक्षा के दिन हैं इनको छोड़कर कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए विश्वविद्यालयों में। फिर ये कहा गया कि जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए। और जो राधा कृष्णन आयोग है इसी में यूजीसी की स्थापना की भी सिफारिश की गई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। बाद में 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई। फिर अगला जो शिक्षा पे आयोग आया वो 1964 में कोठारी आयोग आया। और कोठारी आयोग के बाद फिर 1986 में नई शिक्षा नीति, जिसका उद्देश्य था कि सन 2000 तक जो साक्षरता दर है उसको बढ़ाया जाए, 36% से लगभग 54% किया जाए। तो इस तरीके से ये जो शिक्षा का विकास रहा। अब जो ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास हुआ उसमें कुछ निजी प्रयत्नों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे कि पाश्चात्य शिक्षा देने का जो पहला प्रयास किया गया, अंग्रेजी माध्यम से जो पहला प्रयास किया गया वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया गया। इसके अलावा एक अंग्रेजी कॉलेज 1830 में ग्रांट डफ ने खोला। फिर बाद में 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की लॉर्ड विलियम एंटिक ने। थॉमसन ने आईआईटी रुड़की की स्थापना की। 1849 में ही जेईडी बेथुन ने महिला विद्यालय की स्थापना की। तो बेथुन का महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान रहा। और बेथुन के जो बालिका विद्यालय थे इसी से ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी जुड़े हुए थे और इसी से लॉर्ड डलहौजी भी जुड़ा हुआ था। तो महिला शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड डलहौजी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और जेईडी बेथुन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बंबई में की तिलक और अगरकर ने। पंडिता रमाबाई का महिला शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं सावित्रीबाई फुले, इनका भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान रहा। तो इस तरीके से ये जो व्यक्तिगत प्रयास हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो रहे। अब अंग्रेजी शिक्षा जो है, अगर ब्रिटिश काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी इसकी समीक्षा अगर की जाए, अच्छा बाद में हम देखेंगे कि 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इस तरीके से बहुत सारे विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई। लेकिन अगर समीक्षा करें हम ब्रिटिश काल में शिक्षा की, तो ये कहा जाता है कि 1947 तक साक्षरता दर बहुत कम रही। दूसरी चीज की तकनीकी शिक्षा पे बहुत कम जोर दिया गया। महिला शिक्षा बहुत कम रही। अगर 1900 तक देखा जाए तो एकमात्र ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली हैं। तो महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ। तो ये आलोचना की जाती है ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था की। हालांकि ये भी देखा जाए कि उस समय जो शिक्षा की व्यवस्था की गई तो भारत में इतना जागरूक भी नहीं थे लोग
कि शिक्षा ग्रहण करें। गांव में लोग शिक्षा ग्रहण करते नहीं थे। दूसरी चीज की जो महिला शिक्षा है, तो महिला शिक्षा उच्च वर्ग में ही होती थी और उच्च वर्ग में भी बहुत हायर क्लास में, तो इसलिए भी जो महिला शिक्षा है वो कम रही। लेकिन ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का अगर मूल्यांकन करें कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी उसका लाभ क्या हुआ, तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा लाभ हुआ। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भी किया था, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। भारतीयों ने मिल को पढ़ा, बेंथम को पढ़ा। भारतीयों को पता चला कि लोकतंत्र नाम की भी एक पद्धति है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के नारे को जाना इन्होंने। तो भारत में हम देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा का जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक चेतना का भी विकास हो रहा है। और जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हुए वो सारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे। फिर एक समस्या और थी भारत में कि भारत में ये कहा जाता है कि एक कोस पर पानी और 4 कोस पर वाणी बदल जाती है। तो भारत में इतनी ज्यादा भाषाएं हैं कि भारत में एक मंच नहीं मिल पाता था लोगों को। भारत में संवादहीनता की स्थिति थी कि अगर कोई व्यक्ति क्रांति करना भी चाहे तो अपनी बातों को दूसरे को समझा ही नहीं पाएगा। तमिलनाडु वाला व्यक्ति उत्तर भारत के व्यक्ति से कैसे वार्तालाप करे। तो ब्रिटिश जो शिक्षा प्रणाली थी, जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी, इसने भारतीयों में संवादहीनता को तोड़ दिया और भारतीयों को एक भाषा मिल गई जिसके माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्यक्ति जुड़ सकता था। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक दूसरे को बता सकता था। तो अंग्रेजी भाषा ने एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया भारतीयों को, और इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी हथौड़े से ही भारतीयों ने अंग्रेजों की बेड़ियां तोड़ दी। हमने ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास देखा। अब अगले वीडियो में हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करेंगे।